के पास चलते हैं जो हमारा इलेक्शन रूम है। सईद, इलेक्शन सेंटर में हम यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकार यहां पर हैं। हमारे साथ कई सारी पार्टियों के नेता भी हैं और सबसे पहले लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर आ रहा है कि बाजार ने जिस तरह से रिएक्ट किया था एग्जिट पोल्स के नतीजों के बाद, जिंदल साहब, ये जो बीजेपी के नतीजे आ रहे हैं अभी पक्ष में 135, क्या संकेत बाजार के? बाजार के लिए बहुत बहुत अच्छा संकेत है। देखिए 1500 पॉइंट की रैली तो हम एंजॉय कर चुके हैं। मेरी प्रेडिक्शन इनको देखते हुए लगती है कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट की रैली जो है आज होगी। तो बीजेपी के साथ साथ दूसरा जश्न जो है आज देश के इन्वेस्टर और देश की स्टॉक मार्केट बनाने वाली है। बाजार के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ना सिर्फ आज का बल्कि इसको देखते हुए मैं प्रेडिक्ट करूंगा दिवाली तक बाजार 26,000 और 31 मार्च तक 30,000 का बाजार। तो बाजार के लिए बीजेपी से भी बड़ा जश्न होगा आज। रिकॉर्ड से प्रदीप जी, क्या इस देश की जनता तो जो आंकड़े दिखा रहे हैं अभी रुझान जो दिखा रहे हैं वो मोदी को एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन जो अलायंस हैं जो ये कहते थे कि भाई मोदी के बिना हमें बीजेपी मंजूर है, क्या उन्हें उनकी जरूरत अब बीजेपी को नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए ये 543 में 210 का रुझान आ रहा है और ये शुरुआती रुझान में कई पॉकेट्स होते हैं और किन किन पॉकेट्स में क्या क्या खुल रहा है इसके लिए थोड़ी सी अभी इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इन पूरे नतीजों को आने दीजिए तब इसका विश्लेषण होगा। और अभी ऐसा नहीं, देखिए कई राज्यों में तो कोई रुझान आ ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंतजार। प्रदीप जी हम दोबारा आएंगे। कपूर साहब, थोड़ा इंतजार अभी करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। पिक्चर इज क्लियर, साफ आ रहा है देश में। शुरू से कह रहा हूँ ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये विद्रोह हो रहा है यूपीए के खिलाफ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के खिलाफ, कांग्रेस के पारिवारिक अंदाज जो है उनका राजनीति का उसके खिलाफ ये विद्रोह है। ये दो बड़े पत्रकारों की राय यहाँ पर अलग अलग है। हम आपको ये भी बता दें कि अमेठी से खबर आ रही है, आप सभी को बता दें कि स्मृति ईरानी आगे चल रही है। मैम, इन नतीजों को देखते हुए अभी तक क्या कहेंगे? देखिए इन नतीजों को देखते हुए लगता है कि मोदी जी का जो जश्न का माहौल जो पहले से शुरू हो गया था शायद वो सही डायरेक्शन में होगा। हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। हम जी और ये हम आपको बता दें सबसे पहले कि राहुल गांधी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले खबर आ रही है वो ये है कि अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की स्मृति ईरानी अमेठी से आगे चल रही हैं। तो अभी तक जो सबसे पहली और बड़ी खबर इन चुनावों की आ रही है वो आ रही है अमेठी से, और वो कि राहुल गांधी जिन पर सारा दारोमदार टिका हुआ था, जिन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया था डांग साहब, वहीं से पहली खबर। ये कांग्रेस के लिए किस तरह के संकेत? कांग्रेस को शायद बहुत पहले अंदाजा था, इसलिए उनको पीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया। लेकिन इस तरह का अंदाजा था कि वो पीछे चलेंगे? लोगों के मन में विद्रोह और गुस्सा था, लोगों को नजर आ रहा था। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है क्या? जी, मैं इलेक्शन के पहले अमेठी गया था और अमेठी में 3 दिन बिताने के बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं था कि राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र इस देश में नहीं देखा है। और लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की हित में है कि इस देश को पिछड़ा रखें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछड़ा रखें, जिससे उन्हें वोट मिलता रहे। सुशासन और विकास, टीना जी, ये 2 मुद्दों पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी और लग रहा है कि वो देश की जनता ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे, आपको लगता है कि उनका भी असर हुआ? देखिए मुद्दे काफी सारे थे, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार का इलेक्शन कहीं ना कहीं कम्युनल और सेक्युलर पे ज्यादा चला है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को आपने इनकैश करने की कोशिश की है। और रही बात की चुनाव डेवलपमेंट पे चलता है, वो हम भी देख रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट है, क्या है। बट हाँ, अंधों में काना राजा तो जीतना चाहिए। एक अलग मनीषा जी, क्या आपको लगता है कि जो महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आप काम भी करती रही हैं उस पर, कहीं ना कहीं वो असर किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने भी जोरदारी से ये बात नहीं उठाई और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इसके बाद भी महिला सुरक्षा की कोई बात नहीं हुई। मैनिफेस्टो में एक दिया गया कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, लेकिन क्या हमने किसी के भाषण में सुना? नहीं सुना। जी, और विस्तार से बात करेंगे ज़ाहिरा जी। ये फिर अगर ऐसा नहीं है कि महिला सुरक्षा की बात नहीं हुई तो फिर ये जो ट्रेंड्स हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हुए हैं ये बिल्कुल ही एक माहौल क्रिएट किया गया था एग्जिट पोल के तौर पर, उससे मिलता जुलता आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। लेकिन मैं मनीषा जी की बात को आगे जरूर बढ़ाऊंगी कि मैनिफेस्टो में आपको यहाँ वहाँ नजर आता है, लेकिन मुद्दों पे, महिला सुरक्षा के मुद्दों पे कैसे काम होगा, और आगे अगर ये आ जाती है पार्टी जिसने क्लेम किया है कि मैं बड़े इससे 36 इंच का 56 इंच का सीना या जो भी है, जो इस तरह की एपिथेट्स यूज किए गए हैं, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो साफ तौर पर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, आप तो जुड़े रहे हैं उससे पहले, अब भले ही नहीं है। नहीं, ठीक है, देखिए आम आदमी पार्टी ने वो काम नहीं किया जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी। बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली जैसी सरकार उनको मिली, उन्होंने रिस्क पे लात मारी, रोटी पे लात मारी, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कितनी सीटें आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हम सबको डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट किया है जी। जी, मैं जरूर आपके पास लौटूंगा। वर्तिका जी, महिला सुरक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, मनीषा जी साफ तौर से कह रही कि नहीं है, टीना जी ने ये कहा है कि ये साफ तौर पर एक कम्युनल मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ाया गया। क्या है आप? मुझे लगता है महिला सुरक्षा का मामला बहुत एक फैशनेबल स्टेटमेंट की तरह है। जैसे अगर निर्भया मामला जब हुआ तब सारे राजनीतिक दलों को अचानक ये बात याद आई, उसके बाद महिलाएं याद नहीं आई। महिला आधी आबादी भले ही है, लेकिन अभी भी नेताओं, उस आधी आबादी का वोट गया है बीजेपी गया है, लेकिन उस आधी आबादी की चिंता नेताओं को अभी भी बहुत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगी कि ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या इशारा कर रहे हैं ये रुझान? इस हिसाब से रुझान चल रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि एनडीए बड़े आराम से जो है मेरे ख्याल से 272 सीट्स को क्रॉस कर लेगा, बट इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है। कोई बात नहीं, तो बहुत एनडीए बहुमत की तरफ बढ़ता हुआ डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। एनडीए को देखिए बहुमत मिलेगा, ये पहले से भी जो ऑब्जर्वेशन मेरा भी है और आप सबों का है, उसे बहुमत तो मिलना है। सबसे बड़ी बात है देखिए कि कांग्रेस ने अपनी इमेज बहुत खराब की है पिछले कुछ समय में, भ्रष्टाचार को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके, जिसे सभी जानते हैं। और ऐसे में जो नए सपने दिखाए गए हैं मोदी ने घूम घूम के, और पूरे देश में जो सपने दिखाए हैं, उसका ये नतीजा आ रहा है। और इमेज खराब हुई है। समाजवादी पार्टी तो मैम आपकी पार्टी, ऐसा लग रहा है, हालांकि बहुत जल्दी है अभी, लेकिन जो प्रेडिक्शंस थे इससे पहले एग्जिट पोल के, कि पूरी तरह से साफ है। बीजेपी को काफी बड़ी बढ़त दिखाई गई थी वहां पे, क्या क्या कमी रह गई? समाजवादी पार्टी जो है अपनी पूरी मेहनत से काम कर रही थी, और बीजेपी ने सिर्फ एक व्यक्तिवाद को लेकर के चुनाव लड़ा था, एक चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ा था। हम लोग अपने विकास को लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, और जो हमारे 2 वर्षों की परफॉर्मेंस रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव ने 2 वर्षों में जो काम किया, घोषणा पत्र को जो लागू किया, विकास की बातें की, और बहुत सारी योजनाएं जो प्रदेश को दी, उस पर लेकर के हम काम कर रहे थे। और हम बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर यह भी बता दें कि इस वक्त जश्न भी बीजेपी में शुरू हो गया है, और हमारी संवाददाता रीमा पराशर वहां पर मौजूद है। सबसे पहले जश्न की थोड़ी सी तस्वीरें देख लेते हैं, फिर हमारे मेहमानों से बात करेंगे। की फोटो है और इस पर लिखा है कि कैसे होगी राज तिलक की तैयारी। दूसरी तरफ हम आपको ये भी दिखा दें कि सिर्फ जश्न यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक स्टॉल लग गया है बीजेपी मुख्यालय के बाहर, जहाँ पर नमो चाय, जो कि पूरे इस चुनाव में हमने देखा था बीजेपी का नारा था, जगह जगह चाय पर चर्चा की गई थी बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से, और ये नमो चाय यहाँ पर फ्री बांटी जा रही है। जितने भी लोग आज यहाँ पर पहुंचेंगे उन सबको नमो चाय दी जाएगी, और दी नहीं जाएगी बल्कि वो नमो चाय बटनी अब शुरू भी हो चुकी है। और इस तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको दिखाई देगी ये वॉल जो खास तैयार की गई है आज ही के दिन के लिए, जहां पर मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है, और ये विश चार्ट बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, और वो अपनी विश लिखेंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी को वो अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं अगर उनकी जीत होती है तो उस स्थिति में। तो कुल मिलाकर अभी नतीजे आने शुरू ही हुए हैं, लेकिन बीजेपी जो पूरी तैयारी में थी जश्न की, वो जश्न अब बीजेपी मुख्यालय के बाहर सड़कों पर शुरू भी हो गया है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।
113 से इस वक्त बीजेपी में जश्न का माहौल और बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में जश्न अभी से शुरू हो गया। हम आपको बता दें कि आप हर चुनाव से जुड़ी और इस वक्त जो भी खबरें आ रही हैं, नतीजे, रुझान, वो सारी खबरें हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, aajtak.in/live TV। जी हाँ, aajtak.in/live TV। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। तो यहां एक और ऐसी खबर हमारे पास है कि 300 से ज्यादा आंकड़ा जो है वो 300 को भी पार कर सकते हैं। हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अंजना के पास। शाइना एनसी, बीजेपी के नेता उनके साथ हैं। बिल्कुल सही, तो जबरदस्त तरीके से अब रुझान आ रहा है और मुस्कुराहट देखिए शाइना एनसी जी के चेहरे का। आज सभी भगवा रंग में रंगे हुए हैं, जबरदस्त पटाखे बाहर छोड़े जा रहे हैं, मतलब पूरी तैयारी थी, लड्डू, पटाखा और कमल के फूल, दिक्कत ना हो। उत्साह तो स्वाभाविक है, हर एक कार्यकर्ता ने महीनों जितना काम किया है और उसके साथ मोदी जी के जो नेतृत्व है, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देश में जो जागरूकता है उसके साथ साथ ये हाई वोटिंग परसेंटेज एक चीज जरूर साबित करता है कि आज लोग बहुत संतुष्ट है एक स्थिर सरकार के साथ, राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रगति और नेतृत्व के। राहुल गांधी का पीछे चलना क्या बताता है? शायद एक मुंह तोड़ जवाब है और कांग्रेस को पहले सुनाई नहीं दी जब 10 साल वो शासन में कुछ नहीं उन्होंने किया, जो 60 साल के बाद आज भी अमेठी में बिजली, सड़क, पानी को लेके एक तो रुझानों में बीजेपी इस वक्त बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक्सपेक्टेड है सर? बिल्कुल, आप देखिए पूर्वानुमान जो हमारे थे उसके अनुसार ही उसी दिशा में नतीजे आ रहे हैं और सभी जो मुझे लगता है जो चाणक्य का जो सर्वे था जिसको लोगों ने थोड़ा मखौल के तौर पर भी लिया, कहीं वो सही साबित ना हो जाए, तो सही साबित होने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नतीजे। क्या कहना है? निश्चित रूप से जैसे उम्मीद थी वैसे ही नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी निश्चित रूप से एक बड़ी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है, एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हम जी वाला है। और अब मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीजेपी 180 प्लस चल रही है, मार्केट आज शायद 2009 से भी बड़ी रैली करे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2000 से 2500 पॉइंट की रैली सेंसेक्स में। आज 2000 अभी तक का सबसे बड़ा होगा, अभी तक की सबसे बड़ी रैली आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये नंबर्स मार्केट ने भी एक्सपेक्ट किया। आकाश जी जरूर आएंगे, हम यहाँ और भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनकी राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अंजना के पास। मार्केट में भी जबरदस्त उछाल है और जिस तरह से रैली कर रहा है मार्केट, क्या मतलब एकदम से जादू की छड़ी आएगी? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी कोई बोल वचन नहीं करते हैं, वो कर दिखाते हैं। उनकी खूबियत यही है कि उन्होंने हमेशा एक विजन प्लान की बात की। आज जो देश में परिस्थिति है, बेरोजगारी को लेके, प्राइस राइज, फूड इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कोल्ड स्टोरेज में हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, महिला का सुरक्षा, उन्होंने ये कहा है कि आपने उनको 60 साल दिया है, मुझे 60 महीना दीजिए। मैं तो ये कहूंगी आपने उनको 10 साल दिया है, मोदी जी को 10 महीने दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है या बीजेपी की? दोनों। मुझे लगता है कि आपको ये कहना चाहिए कि किस ढंग से जीत हुई क्योंकि एक स्थिर नेता थे जरूर, लेकिन साथ साथ स्थिरता के साथ जो कार्यकर्ता है उनकी जो जोश और उत्साह है, लगातार जमीनी स्तर पे जिस ढंग से उन्होंने काम किया, पोलिंग बूथ पे, पोलिंग एजेंट्स, मुझे लगता है श्रेय सबको जाता है। माहौल मोदी में हो गया, लेकिन एक व्यक्ति के इर्द गिर्द रह गया। देखिए, जब आपके पास एक बहुत अच्छा नेतृत्व है तब आप प्रोत्साहित होते हैं। जब आप कांग्रेस की बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस ढंग से वो नैया डूब गई। चलिए, आज तो जश्न का दिन है, मैं उसमें खलल नहीं डालना चाहती, लेकिन सुषमा स्वराज या फिर लालकृष्ण आडवाणी, इन सबको कैसे लेकर चलेंगे? क्योंकि जो आगे रहता है उसको सबको लेकर भी चलना पड़ता है। लेकिन मोदी जी फिलहाल तो वो ही करने वाले हैं। मैं मानती हूँ कि बीजेपी के 2 बहुत अहम मुद्दे हम हमेशा कार्यकर्ता के सामने भी पेश करते हैं। एक है कि प्रजातांत्रिक रूप पे आप आपका राय मत रख सकते हैं, और दूसरा अनुशासन। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड या मोदी जी हो या अध्यक्ष जी राजनाथ जी हो, उन्होंने एक निर्णय लिया तो हर एक कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है और काम करते रहेगा। मुस्कुराहट ये बनी रहे सईद, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार अभी तो जबरदस्त जश्न होता है, लेकिन बाद में ढक्कन लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि सत्ता करीब आने पर सबका चरित्र अलग अलग रूप लेता है। सईद, बहुत ज्यादा खुश यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अभी तक के रुझानों में एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो हिंदुस्तान भर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं ये मानना है कि हाँ, बीजेपी
बहुमत की तरफ बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर जोड़ दें कि एनडीए बीजेपी के सहयोगी भी यहाँ पर साथ हैं, लेकिन सेफोलॉजिस्ट क्या क्या कहना है? जोशी जी, कहां तक आप ये आंकड़ा देख? हमारे प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के हिसाब से 300 से ऊपर जाएगी बीजेपी और बीजेपी अकेली 55 से 70 के बीच में उनका आंकड़ा रहेगा, और वो लगातार ये आ रहा है। जैसे हमने मीरा कुमार को हारते हुए बिहार में बताया, तो लगभग वो बता रहे हैं टीवी, और टोटल सपा और बसपा का मुझे ऐसा लगता है जैसे यूपी में सफाया हो रहा है। बिल्कुल, मतलब 50-55 बीजेपी को दे रहे हैं। जी जी, तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का सफाया यहाँ पर बताया जा रहा है। अमेठी से सर, जो राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, लगातार 2 बार जीते हैं, कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्या संकेत? केवल गढ़ नहीं, वहां से संजय गांधी लड़े, राजीव गांधी लड़े, सोनिया जी, और अब राहुल गांधी वहां लड़ रहे हैं, जीते हुए भी हैं 2 बार के वो। तो अगर अमेठी में राहुल गांधी हारते हैं तो इससे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए नहीं, बहुत बड़ा झटका होगा। सौरभ जी, ये क्या है कि राहुल गांधी और अपने हार जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़े स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस की तस्वीर हमें साफ नजर आती है, और वो तस्वीर किस तरह की? देखिए, अगर राहुल गांधी अपने क्षेत्र से हारते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 60 को पार करेगा, और इसमें कोई अचंभा नहीं। ये एक और बड़ी फिगर यहाँ सौरभ जी ने दी थी, 60 को पार उत्तर प्रदेश में, मानते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए ना, राहुल गांधी का हारना बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला है। इट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कांग्रेस डायनेस्टिक रूल, ये मान करके चलिए। समाप्ति, कांग्रेस की समाप्ति। डांग साहब, राहुल गांधी का पीछे चलना, राहुल गांधी के पीछे चलने के पीछे मुझे ये लग रहा है कि जब 14 करोड़ नए युवा मतदाता थे, ऐसे में युवा नेतृत्व को अगर वोट नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कांग्रेस की रणनीति। अब और बात करेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, 1980 से अमेठी इस परिवार के पास रही है। आज अमेठी में जो बुरी स्थिति हो रही है, राजनीतिज्ञों को देख डालना चाहिए, परिवार के नाम पे वोट नहीं मिलेगा बल्कि विकास के नाम पे, और जो लोग अमेठी गए हैं वो देख के बता सकते हैं। विकास और सुशासन, जो बीजेपी ने नारा दिया था, शायद वो काम करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम हमारे सिलेक्शन रूम में दोबारा वापस आएंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, नेता हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रसून के पास। जी शुक्रिया। ये एक बहुत बेहतरीन स्थिति बनी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अब तक के इतिहास में जितनी ज्यादा सीटें जीत चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, उससे ज्यादा सीटों पर मौजूदा वक्त में रुझान आगे चल रही है। संकेत बहुत साफ है, बीजेपी में एक जबरदस्त कायाकल्प हुआ है, लीडरशिप का मसला नहीं है, मुद्दों का शिफ्ट होना है। संघ ने जिस तरीके से खुले तरीके से इस बार राजनीतिक सक्रियता दिखाई, उसका भी ये असर है, और खास तौर से उम्मीदवार भी बहुत मायने रख रहे हैं। अमृतसर में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह आगे चल रहे हैं। हमने कहा उम्मीदवार मायने रख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कैप्टन की मौजूदगी क्या गुल खिला सकती है और किस तरीके से जेटली को घेरा जा सकता है, ये वहां पर अमृतसर में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ उम्मीदवारों के मायने में अगर आप काम नहीं करते हैं और बीते 10 बरस से जो कुछ करते आए हैं, ये अमेठी में नजर आया। कैबिनेट मिनिस्टर कपिल सिब्बल, पीछे कपिल सिब्बल को लेकर कई सवाल बार बार खड़े होते रहे जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। घपले घोटालों के दौर में याद वोडाफोन वाला केस आप कर सकते हैं। बीजेपी के कलराज मिश्र देवरिया में आगे चल रहे हैं, कांगड़ा से बीजेपी के शांता कुमार आगे चल रहे हैं। ये वाजपेयी की पीढ़ी के लोग हैं, जो वाजपेयी अडवाणी के दौर की स्थिति हुआ करती थी, उस पीढ़ी के लोग हैं जो आगे चल रहे हैं। इसका एक मतलब यह है कि जनता इन स्थितियों को भी समझ रही है कि दरअसल सिर्फ युवा उत्साह ही काफी नहीं है, एक अनुभव भी चाहिए, और अनुभव चाहिए, और यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 2 शख्स के बारे में खुलकर कहा था, उसमें एक स्मृति ईरानी अमेठी में, जिन्हें उन्होंने बहन बताया, और दूसरी तरफ अरुण जेटली, जिसके बारे में उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि इनके जरिए सरकार कैसे चलाई जाएगी, पॉलिसीज, डिसीजन लिए जाएंगे, ये सब हम देखेंगे। यानी स्थिति यह थी कि उनकी महत्ता बहुत ज्यादा है। और ये जो हम आंकड़े आपको दिखला रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें 189 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये परिस्थिति बताती है। सुधांशु मित्तल जी, हम जरा यूपी का दिखला के आपसे सवाल पूछते हैं। स्क्रीन पे जो आ रहा है, चूंकि 32 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, 47 सीट के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 7 सीट पर है और समाजवादी पार्टी 5 सीट पर है। सुधांशु मित्तल जी, सवाल ये है,
अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से आगे के दौर को देखने की स्थिति में बीजेपी आई, संघ परिवार आया, मुद्दे बदल गए, परिणाम भी बदल रहे हैं। परिणाम आपके हक में जा रहे हैं क्योंकि 191 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कभी सोचा नहीं था वाजपेयी जी के दौर में कि हम लोग 200 पार कैसे, किस रूप में करेंगे। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी के भीतर का बदलाव कायाकल्प हर दृष्टि से होगा, या अब भी लगता है आपको कि उसमें एक मेलजोल रहेगा? नई परिस्थिति, पुरानी परिस्थिति, बिल्कुल युवा परिस्थिति, क्या रहेगा? पहली बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, और स्वाभाविक है कि अगर हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगी तो संगठन की राजनीति और संगठन की सोच भी बदलेगी। मैं जब कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगी, इसमें आप दो चीज देखिएगा इन चुनावों में, एक आशा और दूसरा आक्रोश। ये दो चीजें एक साथ जो मतदाता है उसमें देखने को मिली। नरेंद्र मोदी से आशा और कांग्रेस के कुशासन के प्रति आक्रोश, इन दोनों के